फेसबुक लाइव में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम अब सेकंड सेशन में रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं। पहला प्रश्न गौरव कुमार जी ने पोस्ट किया है। रिस्पेक्टेड सर, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर प्रमोशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। बिफोर इशूइंग प्रमोशन ऑर्डर आई वॉज सर्व्ड अ बेसलेस चार्जशीट deprived promotion. I answered my reply and now government accepted and decided to file the charge sheet. Now I got retired. Meaning is this, I was deliberately charge sheeted to withhold promotion. Can I lodge an FIR under section 3(8) and 9 of SC/ST Atrocities Act? Please help and guide me. OP Uchadial, IFS retired. ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर हैं आप उचडियाल साहब, और आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन पुरानी डेट से प्रमोशन, रिटायरमेंट के बाद भी पुरानी डेट से प्रमोशन हो सकता है। आप एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दीजिए और उस रिप्रेजेंटेशन पर अगर आप गवर्नमेंट आपको प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि आप डीपीसी के थ्रू हुए हैं, डीपीसी में आपका नाम क्लियर हो गया था, तो आपको गवर्नमेंट को आपको प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जशीट बेसलेस थी और फाइल हो गई है। अगर गवर्नमेंट आपको प्रमोट नहीं करे तो आपको कैट में जाना पड़ेगा। कैट इमीडिएटली डायरेक्शन कर देगा, जितने प्राइमा फेसाई जो आपका मैंने ये कंप्लेंट पढ़ा है उसके हिसाब से कैट से आपको तुरंत रिमेडी मिल जाएगी और आप बैक डेट से प्रमोट हो जाएंगे। क्रिमिनल केस यस आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा जिन अफसरों ने रोका कहीं वो भी वीकर सेक्शंस के तो नहीं हैं, क्योंकि ये केवल नॉन वीकर सेक्शन पे ही ये एक्ट लागू होगा। तो आप देख लें, अगर आपके सुपरवाइजर्स जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे वो वीकर सेक्शन के नहीं थे तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हैं। आप SC/ST कमीशन में भी जा सकते हैं, आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि क्रिमिनल केस फाइल करने से सरकार अपना केस इतना मजबूत कर लेगी कि आपके प्रमोशन में भी असर पड़ सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप कैट के थ्रू बैक डेट से अपना प्रमोशन ले लीजिए, उसके बाद आगे की लड़ाई लड़िए। अगला प्रश्न विजय थंगेले जी का है। सर, जैसे किसी ने फ्रॉड किया हो और वो बोलता हो मैं मीडिया से हूँ, तो क्या हो सकता है? भाई सब कुछ हो सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किसी को भी लॉ में कोई रेमेडी ऐसी नहीं है कि वो अपराध कर ले और वो छोड़ दिया जाएगा। नोबडी इज अबव द लॉ। तो चाहे वो प्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य वर्ग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, लॉ ने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस ने रादर पत्रकारों को कुछ छूट दे रखी है कि वो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको कोई झूठा ना फंसाए। तो कुछ वेरिफिकेशंस होते हैं FIR होने के पहले, अरेस्ट के पहले, कि वो किस तरीके से उसका सीनियर लेवल पे कंप्लेंट का वेरिफिकेशन होगा, तब कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रहें कार्रवाई जरूर होगी। वो इसलिए है कि जो अच्छे पत्रकार हैं उनको कोई परेशान ना कर सके, इसलिए उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन दिया गया है। लीगली कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कानून के सामने आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन्स नोबडी इज अबव द लॉ। अगला प्रश्न सागर से है। कल्पना राजपूत जी ने पोस्ट किया है। सर, मेरा फ्रॉड केस से 2018 में पैसा सोनी देवी अकाउंट बख्तियारपुर पटना में चला गया, जो कि होल्ड पर है और मेरा पैसा शो हो रहा है। मैंने सागर MP गोपालगंज थाने में कंप्लेंट की, अब तक कुछ नहीं हुआ। कुछ इन्होंने अमाउंट लिखा है 1000 रुपया, शो भी सोनी देवी SBI बैंक बख्तियारपुर के अकाउंट में हो रहा है। देखिए, पैसा आपका होल्ड है, मतलब पैसा अभी तक गया नहीं है। आपने थाने में FIR कर दी है। आप FIR के साथ में अपना बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है सागर में, उस बैंक में आप कंप्लेंट करिए कि मेरा पैसा है ये। बैंक उसको FIR के बेसिस पे उस पैसे को वापस करेगा और पुलिस IP एड्रेस और दूसरे एविडेंस के माध्यम से
आरोपी तक पहुंचेगी। लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एक तो आपका पैसा मिलना, दूसरा आरोपी तक पहुंचना। आरोपी तक पहुंचने का काम पुलिस करेगी। आपका पैसा वापस होने के लिए आपका जो SBI की बेंच में आपका जो अकाउंट था, आप वहाँ पर एक कंप्लेंट फाइल करिए, और वो नहीं मानते तो आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में भी आप शिकायत कर सकते हैं कि आपका अकाउंट इस तरीके से चीट हुआ था और आपका इतना पैसा चला गया है, अभी पैसा होल्ड पर है, बैंक पैसा नहीं दे रहा है, तो हमें बैंक से पैसा दिलाया जाए। अगला प्रश्न रितु गोयल का है, सर कंपनी का चेक बाउंस हुआ तो क्या ऑथराइज सिग्नेटरी की कोई लायबिलिटी बनती है क्या? डायरेक्टर नहीं थे, मेन कंपनी में ना चेक इशू के टाइम ना चेक बाउंस होने के समय, मतलब जिसके बारे में बात की गई है, चेक बाउंस होने के समय और चेक इशू होने के समय वो डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन चेक के सिग्नेटरी थे। ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी के बाई लॉज हैं उसमें किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी दी गई है। आपको चेक साइन करने के पहले क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए थी, क्या होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। वो कंपनी लॉ के हिसाब से और कंपनी के जो बाई लॉज हैं उसके हिसाब से ही अकाउंटेबिलिटी बनती है। ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। अगला प्रश्न राजेश यादव जी ने पूछा है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। भविष्य में खिलाड़ियों और खेल संघों के विकास हेतु भारत में कोई नई योजना या नियम बनाए जाएंगे जिससे हमें एशियाड और ओलंपिक में अधिक से अधिक पदक प्राप्त हो सकें? खेल संघों की संरचना में कोई बदलाव होगा अथवा नहीं? अगर किया जाना हो तो बेहतर क्या हो सकता है खिलाड़ियों और खेल संघों के लिए? राजेश जी, आपको बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स हमारे यहाँ कंकरेंट लिस्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसकी जो कंकरेंट लिस्ट है, 2016 में स्पोर्ट्स को स्टेट लिस्ट से लेकर और कंकरेंट लिस्ट में लाया गया है, यानी कि इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। आप जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, स्टेट्स में स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में वर्ल्ड फेडरेशंस हैं, फिर नेशनल फेडरेशंस हैं, और स्टेट में स्टेट एसोसिएशंस हैं जिनकी ब्रांचेस डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई हैं। स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ गए हैं वो नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, जिन्होंने कभी कोई खेल खेला ही नहीं है। वो प्रेस्टीज के लिए, पावर के लिए और मनी के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए खेल संघों में आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले एक पॉलिसी ड्राफ्ट की थी कि किस किस को खेल संघ में लिया जा सकता है, कौन कौन से पदाधिकारी हो सकते हैं, उनके बारे में क्या नियम कानून और प्रक्रिया होगी। परंतु यदि सरकार का ज़्यादा इंटरफेरेंस खेलों में हो जाता है तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है वो सरकार की दखलंदाजी को पसंद नहीं करती है, और इसी वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बैन कर दिया गया था। बाद में फिर से इलेक्शन होकर और ओलंपिक एसोसिएशन हुई। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो इंटरनेशनल खेल हुए थे उनमें भारत का झंडा अलाउड नहीं था, क्योंकि वो लोग इंडिविजुअली थे और स्पोर्ट्स का दखलंदाजी की वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सस्पेंड कर दी गई थी। बहुत सारे खेल संघ भी सस्पेंड हुए थे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ऑटोनोमस है, कहना चाहिए कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और फेडरेशंस और स्टेट एसोसिएशंस इनको गवर्न करती हैं। इन सब में बहुत झगड़े हैं, अस्तित्व की लड़ाई है, प्रेस्टीज है, पावर है, मनी है। इन सब की वजह से खेलों का भला तो कोई नहीं देखता है, खिलाड़ियों का भला कोई नहीं देखता है, लोग अपना भला देखने लगते हैं। जबकि सबको ये मानना चाहिए यदि खिलाड़ी है तो ही आपका वर्चस्व है, तो ही आपका महत्व है। कुछ साल पहले मैं खुद डायरेक्टर स्पोर्ट्स था और मैंने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश का नाम तभी हो सकता है जब हमारे खिलाड़ी अच्छे मेडल पाएँ। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना हमारा कर्तव्य है, हमें देना चाहिए, लेकिन हमारा नाम तभी हुआ जब हमारे खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल चैम्पियन हुए, वर्ल्ड चैम्पियन हुए,
हिंदुस्तान के नक्शे पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन हुआ। तो हम सब खेल संघों को चाहिए कि हम खिलाड़ियों का भला सोचें, खेलों का भला सोचें, अपना कम सोचें, और जो भी निर्णय लें, आपसी हमारे वाद विवाद हैं, उनको आपस में बैठकर हमें निपटाना चाहिए। जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है उसको चाहिए कि हमारी सभी फेडरेशंस की बैठक करके उसको निपटाएं, और उसके बाद जो स्टेट ओलंपिक संघ हैं उनको चाहिए कि वो हमारे एसोसिएशंस के झगड़े निपटा कर और एक अम्ब्रेला के नीचे लाएं। सबको मिल के चलना चाहिए। बहुत ही कठिन काम है और मुझे ऐसा लगता कि निकट भविष्य में इसको पूरा कर पाना बहुत ही कठिन है, बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने समस्या बहुत अच्छी उठाई है, लेकिन उत्तर भी उतना ही कठिन है, निराकरण भी उतना ही कठिन है। अगला प्रश्न रवीन त्रिवेदी जी का है। सर, क्या डीआईजी महोदय के द्वारा दिए गए आदेश पर थाना प्रभारी अगर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो कुछ कार्रवाई होती है? ज़रूर होती है। आप लगता है शायद भोपाल का प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए डीआईजी के आदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी जगह पे भी मैं बताऊं, सीआरपीसी में सेक्शन 36 के तहत हर सुपरवाइजरी ऑफिसर को थाना प्रभारी का अधिकार होता है। जो थाना प्रभारी के अधिकार हैं वो हर सुपरवाइजरी अफसर के पास होते हैं। ये लीगल पोजीशन है। प्रशासनिक दृष्टि से जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो ओवरऑल सुपरिटेंडेंस के लिए जिम्मेदार होता है डिस्ट्रिक्ट में, और डीआईजी भोपाल में टोटल सुपरिटेंडेंस के लिए है, क्योंकि डीआईजी के पास सुपरिटेंडेंट्स का भी चार्ज है। अगर डीआईजी ने आदेश दिए हैं तो थानेदार को करना पड़ेगा, लीगली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। आप अगर डीआईजी को बताएंगे तो ज़रूर डीआईजी साहब अपने आदेशों का पालन कराएंगे और आपकी समस्या का निराकरण होगा। हरिओम जी ने अगला प्रश्न पूछा है। सर, किसी पर्सन का हमें कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, प्लीज़ बताइए। हरिओम जी, ये दिशा ठीक नहीं है, हमें इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। मुझे आपकी समस्या व्यक्तिगत तौर पर भी मालूम है। किसी लड़की ने आपके साथ चीटिंग की है, आप उसको भूल जाइए, इसी में आपका भविष्य। आप अपने घर जाइए, अपने पेरेंट्स को देखिए, आप उसके घर पे किराए पर रहते हैं, उसके घर को छोड़ दीजिए, उसके कितने क्या रिलेशंस हैं आप उसको भूल जाइए, इसी में आपकी भलाई है। यदि वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी तो आप कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। जैसा कि आपने पहले बताया भी था मुझे कि वो कहती है मैं आपकी झूठी शिकायत कर दूंगी। वो झूठी करे या सही करे, शिकायत की जांच होगी और आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि वो झूठी है। आप एक और लफड़े में फंस जाएंगे। आप अपने आप को नियंत्रित करिए, मेडिटेशन करिए, दूसरी दिशा में अपना ध्यान डाइवर्ट करिए। अपने पेरेंट्स को देखिए, आपके फादर एजिंग हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है। आप कुछ दिन के लिए घर हो आइए, पेरेंट्स के साथ रहिए। पेंडेमिक चल रहा है, वैसे भी आपको ध्यान वगैरह ज़्यादा करना चाहिए, इम्यूनिटी आती है। आप देखें कि आपकी कहीं डिप्रेशन से इम्यूनिटी कम ना हो जाए और आपको कोई परेशानी हो जाए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए उस लड़की की तरफ से। नितेश मिश्रा जी अगला प्रश्न पूछते हैं। माई रिलेटिव्स मदर फादर एज्ड 83 and 87 respectively are living with their son and daughter-in-law. Because of age-related health problems, they are dependent for food requirements. But their daughter-in-law and granddaughter don't give food on time and also argue and misbehave with them. Though they are on pension and in fact even today supplement son's family in many ways. They live in Sagar and we are in Bhopal, and because of COVID we could not go there. Can someone from police visit them so that the daughter-in-law and granddaughters don't misbehave? पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उसके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने कानून बनाया है। 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स
एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट आया, जिसको 2019 में अमेंड किया गया, और चिल्ड्रन की डेफिनेशन में चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन दोनों को रखा गया। इसके तहत मेंटेनेंस का प्रावधान है। मेंटेनेंस में प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग्स, रेजिडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी की बात की गई है। वेलफेयर के प्रावधान है कि जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करें, जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। इस एक्ट ने ट्रिब्यूनल्स की बात की है। जब तक हर सिविल डिवीजन में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर में ट्रिब्यूनल नहीं बन जाता है, तब तक सिविल कोर्ट के पास इसके पावर रहेंगे। इसमें पैनल प्रोविजंस भी है। सेक्शन 4 मेंटेनेंस की बात करता है, सेक्शन 9 सिविल कोर्ट की बात करता है, ट्रिब्यूनल की बात करता है, सेक्शन 21 वेलफेयर की बात करता है, और सेक्शन 24 इसका पैनल सेक्शन है। पीनल सेक्शन में 3 महीने का पनिशमेंट और 5,000 रुपये फाइन है। तो आप चाहें तो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस कॉग्निजेंस लेगी। ये बच्चों की और ग्रैंड चिल्ड्रन की जिम्मेदारी है कि माँ बाप का ख्याल रखें, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ दें। इसमें काफ़ी प्रोविजंस हैं। पहले 10,000 का मेंटेनेंस होता था पर मंथ, लेकिन उसके बाद अमेंड होकर इसकी 10,000 की लिमिट ख़त्म कर दी गई है। उसकी हैसियत के हिसाब से जो होगा वो लिमिट का प्रावधान किया गया है। सतीश जैन जी ने अगला प्रश्न पूछा है, नाउ-ए-डेज ड्यू टू COVID-19 schools are closed since March till now. Till when they will open physically, nobody knows. So long as vaccine comes, parents have no confidence about safety of children in school. In such situation, school management is putting pressure about fees. Please suggest what to do. What is jurisdiction for such a huge amount of fee, 1 lakh rupees? Even schools are not opened and only online classes are being conducted. Online education is justified. 3 periods in a day for kids below 8 years. I think it's dangerous for health of kids which cannot be run so long time. सतीश जी, आपने प्रश्न पूछा है कि स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। मैं आपको एक स्कूल का पक्ष भी बताऊंगा। आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, लेकिन एक स्कूल का पक्ष भी आपको बताऊंगा। स्कूल चलते बच्चों से हैं। स्कूल के कुछ रेगुलर खर्चे होते हैं, चाहे क्लास चले या ना चले, जैसे कि स्कूल का मेंटेनेंस, साफ सफाई, बिजली पानी और सुरक्षा। स्कूल में टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स को सैलरी भी दी जाती है। बहुत सारे स्कूल्स ने टीचर्स की सैलरी आदि की है। बहुत सारे स्कूल्स ने, क्योंकि सिलेबस भी पूरा करना है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, कुछ ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। ये ज़रूर है, माँ बाप भी स्कूल, खासतौर से बच्चों के एजुकेशन में काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि जो ऑफलाइन प्रोजेक्ट मिलते हैं या ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिलते हैं, छोटे बच्चे हैं, KG, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के, उनके पास मोबाइल्स नहीं होते हैं, खासतौर से स्मार्टफोन। कईयों ने टैब खरीदे हैं, कईयों के इंटरनेट के खर्चे बढ़ गए हैं। कुछ खर्चे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन पूरी दुनिया एक विषम परिस्थिति से गुजर रही है। सबको मिलजुल के इसका बोझ सहना होगा। हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। जो चीज़ हाई कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन हो फीस, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक व्यवहारिक ये है कि पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट से बात करके कोई एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि स्कूल का मेंटेनेंस होता रहे, टीचर्स की सैलरी होती रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होते रहें, लेकिन फ़ीस थोड़ी कम हो जाए, उतनी ना देना पड़े जितनी रेगुलर जब स्कूल खुलता है तब दी जाती है। राजीव जैन जी ने पूछा है, आई फील इन योर सेशंस इफ वी टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स लाइक जुडिशियल, प्रॉपर्टी, कंज्यूमर एट्सेट्रा in your session, it will be more helpful to people and society in a wider area. Most disputes are generated which police handles and conducted in court based on evidence are made true or fake.
राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पीछे एक टीम है जो आज चैलेंज श्रीवास्तव, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एक सपोर्टिंग टीम है, टेक्निकल टीम है, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के पास आउट बच्चे हैं जो इसमें हमारी मदद करते हैं, कुछ और एक्सपर्ट्स हैं। और एज ऑफ नाउ हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमें दूसरों को इस मामले में परेशान करना चाहिए और ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए इस मामले में। राजकुमार गुर्जर जी का प्रश्न है, सर सरकारी नौकरी में 151 धारा लगने पर कुछ हुआ तो नहीं नौकरी मिलेगी सर, अगर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? ऐसा लगता है कि या तो राजकुमार जी के साथ में या किसी दूसरे के साथ में धारा 151 का केस पंजीबद्ध हुआ है और जिसमें अरेस्ट होकर जमानत हुई होगी और वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। देखिए, जब सरकारी नौकरी आप ज्वाइन करते हैं तो एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में कोई जानकारी छुपाना अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए नॉट एलिजिबल करने के बराबर होता है और आप अयोग्य हो जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो पहली चीज़ तो आप पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में पूरी चीज़ें लिखें। फिर नौकरी में अयोग्य होने के लिए कौन कौन से केसेस में मॉरल टर्पिट्यूड हो, कोई हीनस ऑफेंस हो, उन सब से आप अयोग्य होते हैं। धारा 151 बहुत बड़ी धारा नहीं है और मुझे नहीं लगता इससे आप नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि इसको अगर छुपाएंगे आप तो ज़रूर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कई रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की ऐसी रूलिंग्स हैं, नौकरी इतने आसानी से नहीं जाती है, आपको नौकरी में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा केवल अनुरोध है कि आप इस बात को छुपाएं नहीं, क्योंकि पुलिस तो खोज ही निकालेगी और नहीं तो जिसने आपका 151 कराया होगा वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी, आपके विभाग में कंप्लेंट कर देगी, लेटर ऑन आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। शैलेश सक्सेना जी पूछते हैं, सर लोगों में पुलिस का डर पहले से कम हुआ है, इसके क्या कारण है? शैलेश जी, डर होना क्यों चाहिए? पुलिस को अपराधियों पर वज्र की तरह कठोर होना चाहिए और जो शिकायत करता है उस पर फूल की तरह कोमल होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई बार, जब मैं पुलिस में था, कई बार भाषणों में ये बात कही और ये हम लोगों ने भी आत्मसात की है कि पुलिस को अपराधियों पर तो कठोर होना चाहिए और जो फरियादी है उस पर मुलायम होना चाहिए। लेकिन हमारी अपेक्षाएं बड़ी विपरीत होती हैं। जब हम फरियादी होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आरोपी को उल्टा टांग दें, उसकी पिटाई करें, जैसा हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं, उस पर तेज़ लाइट डालें, उसको बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा दें, उसको प्रताड़ित करें, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर जब हम आरोपी होते हैं तो हम चाहते हैं कि पुलिस हमारे मानव अधिकारों का सम्मान करे, हमको श्रीमान जी बोले, हमको कुर्सी पर बैठाए, हमको एक गिलास चाय नहीं तो एक गिलास पानी पिलाए और हमसे प्रेम से पूछे कि हमने अपराध किया है, और यदि हम कह दें हमने अपराध नहीं किया है तो हमें खुला जाने दें। हिंदुस्तान में पुलिस अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। उस समय जो अंग्रेज़ों के फॉल्टी लॉ थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई थी। उस समय पुलिस का डर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि पुलिस अपने लोगों से हिल मिल जाए, क्योंकि उनके पास 1857 की गदर का अनुभव था, जहाँ पर सिपाही म्यूटिनी हुआ था। जो हमारे हिंदुस्तानी सिपाही थे वो हिंदुस्तानी भाइयों से मिल गए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ही बीड़ा उठा लिया था। तो इस सब बैकग्राउंड से पुलिस बनाई गई थी। धीरे धीरे हम आज़ाद हिंदुस्तान में अपनी खुद की पुलिस देने में सक्षम हुए हैं। हम फॉर दी पीपल विद दी पीपल पुलिस की तर्ज पर काम करते हैं। हम लोगों के, हमारे घर परिवार भी, अगर हम पुलिस में हैं तो हमारे घर परिवार की भी कहीं पुलिसिंग हो रही है, इसलिए इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और ये देखते हैं कि जनता से हम अच्छा व्यवहार करें। हाँ, ये ज़रूर है कि अपराधियों के लिए पुलिस को कठोर होना चाहिए। कुछ इमेज हिंदी सिनेमा ने भी ख़राब की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के बाद जो हिंदी सिनेमा आए उसमें पुलिस की बहुत ख़राब इमेज दिखाई जाती थी। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले होते थे उनको जेल में या पुलिस स्टेशन में बहुत पिटाई की जाती थी। अब लेकिन आमिर खान, अमिताभ बच्चन जी और बहुत सारे
इफ्तिकार साहब, इन लोग की बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। शशि कपूर ने, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पुलिस कितनी अच्छी होती है। हिंदी फिल्मों की वजह से भी अब पुलिस की इमेज सुधरना शुरू हुई है। मनोज शर्मा जी का प्रश्न तो नहीं, कमेंट है कि इन्फॉर्मेशन इज द की एंड यू आर मेकिंग पीपल रिच बाय इनेबलिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फिल्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स। मनोज शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कमेंट किया है। अगला प्रश्न है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट भी किया है, आप साइबर क्राइम के विक्टिम हैं और यूपी में रहते हैं और अनुरोध किया है कि मेरा नाम ना दें, इसको गुप्त रखें। हम वैसे भी नाम गुप्त रखते हैं, सामान्यतः हम नहीं बताते हैं, अगर सेंसिटिव होता है नहीं बताते हैं। मुद्दे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी पत्नी का फेसबुक फ्रेंड बना है, कोई एक व्यक्ति है जो उनकी पत्नी का फेसबुक फ्रेंड बन गया। मैं अनभिज्ञ था, उसने मदद करने की इच्छा जताई। बाद में पत्नी ने मुझे बताया। पहले तो मैंने टाला और अनफ्रेंड होने के लिए कहा। बाद में पत्नी के साथ उसका मैसेंजर में चैटिंग हुआ। मुझे बताया गया, मैं भी मोहित हो गया। अकाउंट डिटेल दे दिया। मेरे नाम से पैसा ट्रांसफ़र करने का एक स्लिप भेज दिया। 2 दिन के बाद एक मैडम का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ कहा लेकिन हमने मना किया। लेकिन उसने जो यूके से है उसका नाम उसने मार्टिन स्मिथ बताया और ऐसे कुछ बताया जो हमें गलत लगने पर भी सही लग रहा था, मानो सम्मोहन किया हो। 38,700 रुपये हमने ट्रांसफ़र किए। फिर उसने पैसा भेजने वाला ड्रामा ईमेल के जरिए दिखाया और जैसे पैसे हमारे खाते में जमा हो रहे हों और अचानक से रुक जाता है और 50,000 की मांग होती है। हफ्ते बाद सम्मोहन की वजह से वह दिया जाता है और कुछ नहीं होता और इस तरह हम फंस चुके हैं, यह पता चलता है। मेरे पास मार्टिन स्मिथ यूके का नकली पासपोर्ट, जिसने फ़ोन किया, मैडम का नकली नाम और फ़ोन नंबर और जिस बंदे के खाते में पैसा जमा किया उसका खाता नंबर और कुछ नकली पैन कार्ड का डिटेल है। सबूत के तौर पर और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, मेरा फ़ोन नंबर, अपना नंबर दिया है आपने। देखिए, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उनसे आप नहीं बच सकते। आपको एक मेंटली हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। साइबर क्राइम से इतनी आसानी से नहीं बच सकते हैं आप विक्टिम हुए हैं साइबर क्राइम के। लास्ट पेज कहाँ दिया था? आप थाने में एफआईआर करिए, जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है उसमें एफआईआर करिए। इस एविडेंस को आप अपने पास संभाल कर रखिए और इसके बाद आप पुलिस को पूरे डिटेल बताइए किस तरीके से आप विक्टिम हुए हैं। इसमें देखिए, केवल एक एविडेंस है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है वो अकाउंट अगर हिंदुस्तान के अंदर का है तो इंडियन पुलिस को आसानी रहती है, जो भी आपकी थाना पुलिस है उसको आसानी रहती है उस अकाउंट तक पहुंचना। उस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुए, कैसे हुए, ये पुलिस उस अकाउंट के ओनर तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये अकाउंट विदेश का है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। इंटरपोल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना पड़ेगा पुलिस को। एक्सटर्नल अफेयर्स उस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाएगा, फिर वहाँ पर जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को पूरा करके ही उस आरोपी तक पहुँच सकते हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही इतनी ज़्यादा होगी, जो आपका 37-38 हज़ार रुपये गया है उससे कहीं ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, अगर अकाउंट हिंदुस्तान में है
तो ज़रूर पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और कम से कम उसको सज़ा मिलना चाहिए, जिससे वो दूसरों को परेशान ना कर सके, क्योंकि आप अकेले विक्टिम नहीं होंगे। मैं जब भोपाल में आईजी था तो एक मैडम थी हबीबगंज थाने के अंतर्गत, उनको भी इसी तरीके का एक ईमेल आया कि हम आपको ट्रांजैक्शन एजेंट अपॉइंट करते हैं। ट्रांजैक्शन एजेंट अपॉइंट करने के बाद उनके अकाउंट में उसने कुछ 50,000 रुपये भेजा। फिर उन्होंने कहा इसमें से 2,000 रुपये आप अपनी ट्रांजैक्शन काट लीजिए, 48,000 रुपये दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उन्होंने कर दिया। फिर ऐसा ये सिलसिला चलता रहा और अंत में 50,000 रुपये उनके अकाउंट से उन्होंने कहा कि अभी पैसा फंस गया, कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, आपने खुद से और 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दीजिए और बाद में हम दे देंगे। और उसके बाद व्यक्ति गायब हो गया और उस मैडम को 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। मेरे पास शिकायत आई, मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी है, अभी तो केवल आपका 50,000 गया है, अभी कोई ना कोई पुलिस आपको खोजती हुई वापस आएगी जो कहेगी कि आप इस गैंग की पार्ट हो। और फाइनली ये हुआ कि लखनऊ में एक केस रजिस्टर हुआ बैंक फ्रॉड का, और उस फ्रॉड में मैडम को मुलजिम माना गया कि इन्होंने ट्रांजैक्शन एजेंट थी। बाद में ज़रूर इन्होंने अपनी इनोसेंस शो की, लेकिन ये लालच ख़राब चीज़ होती है। आपके घर बैठे कोई आपको ट्रांजैक्शन एजेंट क्यों बनाएगा? आपको क्यों कोई 50,000 रुपये भेज कर कहेगा 48,000 आप ट्रांसफ़र कर दो, 2,000 हम रख लेते हैं? हमें हमेशा अपना आँख कान नाक को खुला रखना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमेशा ऐसा होगा कि हमको नुकसान होता रहेगा। सुनीता उपाध्याय जी ने एक कमेंट किया है, फोन्स इन कोलकाता एंड अदर प्लेसेस आर बजिंग विद चीट कॉल्स। यस, ये है। और मैंने एक जो फेसबुक अकाउंट हमारा है उस पर एक वीडियो पोस्ट किया था जमतारा का पिछले दिनों कि किस तरीके से चीट कॉल्स आते हैं और कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है। और पैंडमिक में मैंने देखा है कि साइबर क्राइम्स का रिपोर्टिंग और कमीशन ज़्यादा बढ़ गया है। तो वन हैज़ टू बी केयरफुल और किसी भी लालच में नहीं आना चाहिए। एक प्रश्न है, एज वी नो दैट, ये शौर्यम शर्मा जी का प्रश्न है। एज वी नो दैट एनी डिवाइस विच इज कनेक्टेड by the internet is hackable, and whenever we replace any electronic gadget which stores temporary memory, can't the black hat hackers recover that temporary memory through the recovery software developed by them and use it as a major source of cybercrime? Also, what is the antivirus firewalls of different antivirus softwares are surpassed by the black hat hackers? Then all the devices in the world can be connected by the internet are vulnerable. Now, is there any way to tackle all these problems? मैं दूसरे दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि हैकर्स दो तरह के होते हैं। एक वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं, दूसरे डार्क हैट हैकर्स कहलाते हैं। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो इथिकल हैकर्स होते हैं और वो लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिससे हैकर्स पकड़े जा सकें, मिसचीफ पकड़ी जा सके और अगर एप्लीकेशंस में बग्स हैं तो उनको रिमूव किया जा सके। डार्क हैट हैकर्स आर दी कल्प्रिट्स, और जो अपनी वेबसाइट भी रन करते हैं, इनके डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, इनके चैट ग्रुप्स होते हैं और एक तरह तरह के ऑफेंसेस करते हैं। अभी आपने देखा होगा बहरान के राजा जब अभी दुबई गए 2-3 दिन पहले चल रहा था, तो वो अपने साथ एक रोबोट लेकर गए उनकी सिक्योरिटी के लिए। वो रोबोट इनको स्कोप कर रहा था। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। आपने जो एप्रीहेंशन कहा है कि सब कुछ वल्नरेबल है, तो हम इसको टैकल कैसे करें? देखिए, कंप्यूटर स्लेव है, मास्टर तो आपका माइंड है। ब्लैक हैट हैकर्स भी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते हैं, लेकिन जो वाइट हैट हैकर्स हैं, दूसरे जो एनालिस्ट हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये मशीन इंटेलिजेंस है, लेकिन ये दोनों तरह का डेटा इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का और मशीन इंटेलिजेंस का। ह्यूमन इंटेलिजेंस केवल वो होती है जो ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा का इस्तेमाल करता है।
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे रिसर्च पेपर्स हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट डार्क हैकर्स, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके चैट रूम्स की जानकारी, ब्लॉग की जानकारी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिस्ट को हैकर से आगे रखती है। तो पिक्चर इतनी ख़राब नहीं है दोस्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के ज़माने में हम हैकर से, डार्क हैकर से हमेशा आगे रहेंगे। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें, हमें अपना दिमाग खुला रखना है, कोई गलती नहीं करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही संभल के करना है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।